हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू करेंट अफेयर्स एंड जनरल नॉलेज सीरीज। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है पार्लियामेंट ऑफ इंडिया विद द कंटिन्यूटी ऑफ प्रीवियस वीडियो एज ए पार्ट 3। तो आज हम लोग इस वीडियो में सबसे पहला क्वेश्चन देखेंगे विच इज गिवन एज क्वेश्चन नंबर 21। सो द क्वेश्चन हियर इज द मैक्सिमम मेंबरशिप ऑफ द लोक सभा allotted by the constitution of India is fill in the blanks full stop. ऑप्शन ए 500, ऑप्शन बी 552, ऑप्शन सी 543, ऑप्शन डी 555। तो इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि भारतीय संविधान के अनुसार एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया लोकसभा में कितने मैक्सिमम मेंबर हो सकते हैं। तो बच्चों में यहाँ पे बता दो कि लोकसभा में मैक्सिमम मेंबर, जैसा कि हमने राज्यसभा में बताया था 250 से ज्यादा नहीं हो सकते, उसी तरीके से यहाँ पे लोकसभा में जो मैक्सिमम मेंबर्स हो सकते हैं उनकी काउंट होगी 552। 552 ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आगे बढ़ने से पहले मैं यहाँ पे और थोड़ा जानकारी आपको देना चाहूंगा कि यहाँ पे 552 में 532 मेंबर्स, 530 मेंबर्स चुन के आते हैं स्टेट से। जितने भी भारत में स्टेट्स हैं उन स्टेट्स में से 530 मेंबर्स मैक्सिमम, ये मैक्सिमम है, इससे कम हो सकता है लेकिन इससे ज्यादा नहीं हो सकता। 530 एमपीज इलेक्ट होकर के डिफरेंट स्टेट से आ सकते हैं, मैक्सिमम है ये। मैं बता दूं यहाँ पे ये मैक्सिमम है। इसी तरीके से 20 मेंबर्स मैक्सिमम कहां से आ सकते हैं, तो यूनियन टेरिटोरी से आ सकते हैं, ये भी हमारा मैक्सिमम है। और एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान के अनुसार 2 सीट यहाँ पे रिजर्व रखा गया है एंग्लो इंडियन के लिए। एंग्लो इंडियन के लिए 2 सीट रिजर्व है, जिसे कौन नॉमिनेट करते हैं, कौन चुनते हैं, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। ये हर एक पॉइंट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और भारतीय नागरिक होने के नाते भी हमें ये सारी जानकारी होना चाहिए। तो यहाँ पे क्या बताया कि मैक्सिमम मेंबर्स इन लोकसभा इट कैन बी 552, या फिर आप बोल सकते हैं इट शुड नॉट मोर देन 552। 552 से ज्यादा लोकसभा के मेंबर्स नहीं हो सकते हैं भारतीय संविधान के अनुसार। अब उस 552 में जो डिस्ट्रीब्यूशन किया गया है वह 530 मेंबर्स मैक्सिमम चुन के आ सकते हैं फ्रॉम द स्टेट्स एंड 20 मेंबर्स मैक्सिमम चुन के आ सकते हैं फ्रॉम द यूनियन टेरिटोरीज, और 2 एंग्लो इंडियन नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो टोटल हो गया 552 मेंबर्स। इससे ज्यादा नहीं होने चाहिए, इससे कम हो सकते हैं, इससे कम हो सकते, इससे ज्यादा नहीं हो सकता। तो नेक्स्ट, is the Lok Sabha Act present 2025 consists of fill in the blanks members full stop. Option A 530, option B 543, option C 550, option D 552। तो जैसा कि हमने बताया कि 552 से तो ज्यादा मेंबर हो ही नहीं सकते, उससे कम हो सकते हैं, लोकसभा के मेंबर उससे कम हो सकते हैं। तो यहां पे आपसे पूछा गया है कि 2025 में, एक्चुअली लास्ट ईयर 2024 में जनरल इलेक्शन हुआ था पूरे नेशन लेवल पे। तो यहाँ पे अभी हम ये वीडियो बना रहे हैं 2025 में, इसलिए हमने ये ईयर मेंशन किया। द लोकसभा एक्ट प्रेजेंट इन 2025 कंसिस्ट ऑफ फिलिंग द ब्लैंक्स मेंबर। कितने मेंबर हैं एक्ट प्रेजेंट, ये आपको बताना है। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा 543। Option B is the right answer for this question.
सो इसमें 543 में अब डिस्ट्रीब्यूशन है, 543 में से 530 members came from states. ये स्टेट से चुना करके 530 मेंबर्स आए हैं, प्लस 13 मेंबर्स फ्रॉम यूनियन टेरिटोरीज। तो अगर आपसे पूछे कि 2025 में लोकसभा के मेंबर्स कितने हैं, तो 543, उसमें से 530 मेंबर्स फ्रॉम द स्टेट्स एंड 13 मेंबर्स फ्रॉम द यूनियन टेरिटोरीज। प्रेजेंट में 543 हमारा टोटल काउंट है। सो नाउ विल सी नेक्स्ट is the normal term of the Lok Sabha is fill in the blanks years full stop. Option A 2, option B 4, option C 5, option D 6। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लोकसभा का जो नॉर्मल टर्म होता है वो कितने साल का होता है। जो भी डिफरेंट स्टेट से, डिफरेंट रीजन से एमपी चुन के आते हैं, तो जनरली उनका टेन्योर नॉर्मल में कितने साल का होता है ये आपको बताना है। तो जैसा कि मैंने पहले बताया कि इससे पहले हमने आपसे बताया था कि राज्यसभा में जो राज्यसभा के मेंबर होते हैं उनका टेन्योर होता है 6 इयर्स का। यहाँ पे जो लोकसभा है, लोकसभा चलने का भी, लोकसभा का टेन्योर जो लोकसभा नॉर्मली चलता है हर एक 5 साल पे हमारे यहाँ जनरल इलेक्शन होता है भारतीय संविधान के अनुसार। नॉर्मली तो पहले भी हो सकता है, लेकिन तो इसका मतलब क्या है कि नॉर्मली जो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट होता है तो उनका जो लोकसभा के मेंबर होते हैं उनका टेन्योर भी नॉर्मली 5 इयर्स का होता है। सो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। बट इससे पहले भी हो सकता है, अगर कुछ ऐसा डिसॉल्व हो जाता है लोकसभा तो उस कारण से पहले भी चुनाव कराया जा सकता है, सरकार भंग हो सकती है, लेकिन ये नॉर्मल सिचुएशन में पूछा गया तो यहाँ पे वो है। सो लोकसभा को डिसॉल्व किया जा सकता है लेकिन राज्यसभा को डिसॉल्व नहीं किया जाता है। राज्यसभा इज परमानेंट हाउस, उसे भंग नहीं किया जा सकता, उसके अपने प्रोसेस है, वो अपने प्रोसेस से चलता है। लेकिन लोकसभा को भंग किया जा सकता है, केंद्र सरकार को समय से पहले गिराया जा सकता है, वहां पे बहुमत लाना पड़ता है। अगर बहुमत वहां पे कम हो गया तो सरकार गिर सकती है, लोकसभा भंग हो सकता है। सो नॉर्मल ये टेन्योर में पूछा गया, नॉर्मल टर्म ऑफ द लोकसभा इज for 5 years and the tenure for that each MP is also normally 5 years. Next is what is the minimum age required to become a member of Lok Sabha? Question mark. Option A 18 years, option B 21 years, option C 25 years, option D 30 years। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि लोकसभा के मेंबर होने के लिए मिनिमम कितना एज होना चाहिए, मिनिमम एज कितना होना चाहिए ये आपको बताना है इस क्वेश्चन के माध्यम से। जैसा कि हमने पहले बताया था कि राज्यसभा के मेंबर होने के लिए 30 इयर्स मिनिमम एज होना चाहिए। जब भी आप फाइट करने के लिए जा रहे हैं वहां पे राज्यसभा में, तो समय 30 साल आपका कंप्लीट होना चाहिए, तभी आप वहां पे फाइट कर सकते हैं या फिर इलेक्शन में आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं इलेक्शन लड़ने के लिए। इसी तरीके से यहाँ पे बोला जा रहा है कि लोकसभा में पार्टिसिपेट करने के लिए एज ए लीडर, एज ए कैंडिडेट, वहां पे कितना मिनिमम एज होना चाहिए ये आपको बताना है। तो जैसे कि हमने बताया था राज्यसभा के लिए था 30 इयर्स, लोकसभा के लिए होता है 25 इयर्स। मिनिमम 25 साल, आपका 25 साल कंप्लीट हो जाना चाहिए जिस समय आप एमपी कैंडिडेट के रूप में फाइट करते हैं किसी भी स्टेट से, किसी भी रीजन से। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 25 इयर्स। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। So next is who was the first speaker of Lok Sabha? Question mark. Option A G.V. Mavalankar, option B Dr. Sarvapalli Radhakrishnan,
ऑप्शन सी जाकिर हुसैन, ऑप्शन डी M.A. अयंगर। आपको बताना है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा, लोकसभा के प्रिसाइडिंग ऑफिसर या फिर हेड ऑफ द लोकसभा को बोला जाता है लोकसभा स्पीकर। तो यहाँ पे पहले लोकसभा के स्पीकर के रूप में कौन थे? तो बच्चों इसका आंसर होगा, जैसे कि पहले के वीडियो में हमने आपसे बताया था कि डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन फर्स्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन थे राज्यसभा के, फर्स्ट वाइस प्रेसिडेंट थे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया है कि फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा कौन है? तो आंसर होगा जीवी मावलंकर, जिनका पूरा नाम है गणेश वासुदेव मावलंकर। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और इनको फादर ऑफ लोकसभा भी बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी बोला जाता है, वो भी आप याद रखेंगे। तो हमने क्या बताया कि इनका फुल फॉर्म गणेश वासुदेव मावलंकर, दूसरा कि ये फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा थे, तीसरा इन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी बोला जाता है। अब यहाँ पे ये चीज सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में हमने इससे पहले वाले वीडियो में आपको बताया था। तो उस समय हमने बताया था कि ये फर्स्ट एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ राज्यसभा थे और इन्हें फादर ऑफ राज्यसभा भी बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ राज्यसभा, फादर ऑफ राज्यसभा बोला जाता है। और ये M.A. अयंगर ये रहे हैं फर्स्ट डिप्टी स्पीकर, फर्स्ट डिप्टी स्पीकर ऑफ लोकसभा। सो फर्स्ट डिप्टी स्पीकर के रूप में M.A. अयंगर का नाम आता है और फर्स्ट स्पीकर ऑफ लोकसभा के लिए गणेश वासुदेवन मावलंकर का नाम आता है और ये फर्स्ट एक्स ऑफिशियल चेयरमैन डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन को बोला जाता है, इन्हें फादर ऑफ लोकसभा भी बोला जाता है, फादर ऑफ लोकसभा भी इन्हें बोला जाता है। ये हर एक पॉइंट आप अपने नोटबुक में जरूर नोट करें, किसी भी रूप में क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में। तो हर एक पॉइंट पे यहाँ पे उतने ही इंपॉर्टेंट है और इसके साथ साथ आपकी जानकारी भी बढ़ेगी और आपको अच्छा भी लगेगा। देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज द फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा। ऑप्शन ए मीरा कुमार, ऑप्शन बी रुक्मिणी देवी, ऑप्शन सी अनुआगा, ऑप्शन डी नन ऑफ द एबव। तो यहाँ पे पूछा गया पहले महिला स्पीकर के रूप में, लोकसभा के पहले महिला स्पीकर के रूप में किन्होंने काम किया? तो बच्चों में बता दूं यहाँ पे इनका नाम है मीरा कुमार। ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। और ये जब यूपीए का गवर्नमेंट था 2009 टू 2014, उस ड्यूरेशन में इन्होंने एज ए फर्स्ट वुमेन स्पीकर ऑफ लोकसभा के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किया। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज at present 2025 who is the speaker of Lok Sabha of India? Question mark. Option A मीरा कुमार, ऑप्शन बी ओम बिरला, ऑप्शन सी सुमित्रा महाजन, ऑप्शन डी मनोहर जोशी। तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि वर्तमान में हम ये वीडियो बना रहे हैं 2025 में, तो इसीलिए हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। तो वर्तमान में 2025 में who is the speaker of लोकसभा ऑफ इंडिया? तो लोकसभा के स्पीकर अभी वर्तमान में कौन है वो आपको बताना है। तो बच्चों आप लोग टीवी देखते होंगे तो वहां पे न्यूज में या फिर प्रिंट मीडिया में, न्यूज़पेपर में बहुत जगह पे इनका फोटो आया होगा, आप देखे भी होंगे। तो इनका नाम है ओम बिरला।
तो इससे पहले वाली जो सरकार थी, मोदी सरकार, उस समय भी यही स्पीकर ऑफ लोकसभा के रूप में अपना कार्यकाल पूरा किए थे। और फिर से अभी जो तीसरा टर्म मोदी सरकार की चल रही है, उसमें भी लोकसभा के स्पीकर के रूप में ओम बिरला अपने कार्यकाल को पूरा कर रहे हैं। वर्तमान में भी यही लोकसभा स्पीकर है। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज who is the highest authority of the Lok Sabha? Question mark. Option A, Prime Minister. Option B, Speaker of Lok Sabha. Option C, Leader of the Opposition Party. Option D, Deputy Speaker of Lok Sabha. तो जैसा कि पहले भी हमने आपसे बताया था कि हाईएस्ट ऑथोरिटी ऑफ लोकसभा किन्हें कहा जाता है, कौन होते हैं लोकसभा के अंदर, कौन हाईएस्ट ऑथोरिटी होते हैं। तो कई बार लोग गलती से बोल देते हैं प्रेसिडेंट होते हैं, कई बार लोग गलती से प्राइम मिनिस्टर बोल देते हैं, लेकिन वो आंसर सही नहीं है। सो लोकसभा के हाईएस्ट अथॉरिटी जो उच्च पदों पे आसीन होते हैं वो होते हैं स्पीकर ऑफ लोकसभा, जिनकी जिम्मेदारी होता है लोकसभा को सुचारू रूप से डिसिप्लिन के साथ चलाना। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, स्पीकर ऑफ लोकसभा बिना पक्षपात किए ये लोकसभा को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिम्मेदार होते हैं, ये इनकी मेन जिम्मेदारी होती है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, स्पीकर ऑफ लोकसभा। अब देखते हैं नेक्स्ट। सो नेक्स्ट इज which article of the Indian Constitution deals with the composition of the Lok Sabha? Question mark. Option A, Article 14. Option B, Article 13. Option C, Article 84. Option D, Article 87. तो यहाँ पे आपसे पूछा गया कि भारतीय संविधान के अनुसार किस आर्टिकल में लोकसभा का जगह दिया गया है, इसके बारे में चर्चा किया गया है, इसके ये एग्जिस्टेंस के बारे में वहां पे मेंशन किया गया। तो इसका राइट आंसर होगा आर्टिकल 84। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। आप जाकर डिटेल जो भी भारतीय संविधान है उसके अंदर आर्टिकल 84 पढ़ेंगे तो आपको और भी डिटेल विस्तार में आपको लोकसभा के एग्जिस्टेंस के बारे में, फॉर्मेशन के बारे में सारी जानकारी वहां पे आपको मिलेगी। अब देखते हैं आगे। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा? क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन ए बजट सेशन, ऑप्शन बी समर सेशन, ऑप्शन सी मॉनसून सेशन, ऑप्शन डी विंटर सेशन। तो बच्चों यहाँ पे पूछा गया है कि विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा। तो लोकसभा में जनरली 3 सेशन होते हैं, 3 ही सेशन होते हैं और किसी भी 2 सेशन के बीच 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए। 3 सेशन होते हैं और उन तीनों सेशन में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। अब वो कौन कौन से सेशन होते हैं? तो अभी तुरंत बजट सेशन आने वाला है, उसके बाद बजट सेशन के बाद क्या आता है, बजट सेशन के बाद आता है विंटर सेशन, फिर उसके बाद आता है मॉनसून सेशन और यहाँ पे समर सेशन कोई आंसर नहीं, कोई सेशन नहीं होता है यहाँ पे। सो पूछा क्या गया है, नॉट ए सेशन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर नॉट सेशंस ऑफ द लोकसभा? तो क्या होगा, समर सेशन नहीं। तो दिस इज द आंसर फॉर दिस। तो पूछा गया अगर आपसे कितने सेशन होते हैं, तो 3 सेशन होते हैं। क्या क्या सेशन होते हैं? बजट सेशन होता है, विंटर सेशन होता है, मॉनसून सेशन होता है, समर सेशन नहीं होता है। ये 3 सेशन होते हैं और किसी भी सेशन के बीच में 6 महीने से ज्यादा का गैप नहीं होना चाहिए एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, नॉट मोर देन 6 मंथ गैप। ये भी आप ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम। सो अभी तक हमने अच्छे अच्छे क्वेश्चंस देखे पार्लियामेंट ऑफ इंडिया के ऊपर। आप एक एक क्वेश्चन को अपने नोटबुक में, जो हमने 30 क्वेश्चंस दिए हैं, फिर उसके बाद हर एक वीडियो में नो योरसेल्फ का क्वेश्चंस दिए हैं, आप हर एक क्वेश्चंस को अपने नोटबुक में जरूर नोट करें
किसी भी रूप में आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। क्वेश्चंस के अलावा भी हमने बहुत सारे इंफॉर्मेशन इस वीडियो के द्वारा आपको दिए हैं, वो पॉइंट्स भी अपनी नोटबुक में जरूर लिखे, ताकि अगर उससे रिलेटेड एग्जाम में पूछा जाता है तो आप आसानी से उसका आंसर कर सकते हैं। तो अब आपकी बारी है, टेस्ट योरसेल्फ। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम ऑप्शन ए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ जापान, ऑप्शन बी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ साउथ अफ्रीका, ऑप्शन सी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएसए, ऑप्शन डी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ रशिया। तो बच्चों, आप हम सब जानते हैं कि भारत का संविधान और भारत का लोकतंत्र दुनिया का बहुत बड़ा लोकतंत्र है, बहुत बड़ा संविधान है। और यहाँ का संविधान जब बन रहा था उस समय में दुनिया के बहुत सारे देश के संविधान का अध्ययन किया गया था और वहां से अच्छे अच्छे चीज को यहाँ के संविधान में शामिल किया गया था। तो उसी के तहत इस क्वेश्चन में आपसे पूछा जा रहा है, इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा, जो कि हमने बताया था कि लोकसभा के मेंबर्स का डायरेक्ट इलेक्शन होता है। क्या होता है डायरेक्ट इलेक्शन? हम लाइन में खड़ा होकर के जो भी हमारा डेट होता है उसमें वोट देते हैं और अपने नेता को चुनते हैं, अपने एमपी को, वो अपने क्षेत्र के अनुसार से हम चुनते हैं अच्छे लीडर्स को, तो उससे बुलाते हैं डायरेक्ट इलेक्शन। दूसरा क्या होता है, राज्यसभा के मेंबर इनडायरेक्ट इलेक्ट होते हैं। वो कैसे इलेक्ट होते हैं? तो जो भी हमारे स्टेट में जो असेंबली मेंबर्स होते हैं और भी बहुत सारे प्रोसेस है, तो उनके द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को इलेक्ट किया जाता है। पब्लिक का डायरेक्ट पार्टिसिपेशन नहीं होता है। हम आप एक जनरल जनता, एक आम जनता राज्यसभा के मेंबर्स के लिए डायरेक्टली वोट नहीं करते, इसलिए उसे बोला जाता है इनडायरेक्ट वोटिंग। जो भी इलेक्टेड मेंबर्स ऑलरेडी असेंबली में, वो उनको चुनते हैं और भी उसके कुछ अलग प्रोसेस है, तो उनके द्वारा राज्यसभा के मेंबर्स को चुना जाता है। तो वो जो मैकेनिज्म है, वो मैकेनिज्म किस देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको इस क्वेश्चन के माध्यम से बताना है। इसलिए हमने लिखा है इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा इज टेकन फ्रॉम, मतलब जो यहाँ पे इलेक्शन प्रोसेस है राज्यसभा के मेंबर के को चुनने का, वो किन देश के संविधान से लिया गया है, ये आपको आंसर करना है। अगर आपको आंसर पहले से पता है तो आप हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में डायरेक्टली टाइप करके लिखे और भेजें, ताकि हमें पता चले कि आप बहुत ही जानकार भी हैं। और अगर नहीं पता है तो आप गूगल सर्च में सर्च करके इसका आंसर हमारे चैनल के कमेंट बॉक्स में भी भेजें और अपने नोटबुक में भी नोट करें, ताकि हमें ये पता चले कि आपने अच्छे से पढ़ाई की है और कर भी रहे हैं। तो इसी के साथ हम यहाँ पे आप सबको शुभकामना देते हुए इस वीडियो